इन दिनों धुरंधर 2 को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और एक कैरेक्टर है जो कि अतीक अहमद पर है, उसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। इस वक्त उसी कैरेक्टर को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यूपी के एक्स डीजीपी विक्रम सिंह जी। विक्रम सर, जिस तरीके से धुरंधर 2 फिल्म आई और उसके बाद एक कैरेक्टर उसमें है जो कि अतीक अहमद जैसा ही है और उसकी चर्चा भी काफी हो रही है, और जब अतीक अहमद था उस समय आप यूपी के डीजीपी थे, तो सर कैसे देख रहे हैं सब चीजों को? मुझे ये चीजें बड़ी हास्यास्पद दिखाई पड़ रही हैं। फिल्म बनती है मनोरंजन के लिए और हर फिल्म के पहले ये एक डिस्क्लेमर आता है कि ये पूरी तरीके से कपोल कल्पित है, किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है, और अगर संबंध है तो वो इत्तेफाकन है। लेकिन हम ऐसे में भी मनोरंजन में राजनीतिक अवसर ढूंढ लेते हैं, वो चाहे तुष्टीकरण का हो या किसी और चीज का हो। अतीक कौन से महा परम पूज्य और वो ऐसे आइकॉनिक थे कि उनकी याददाश्त में हम ग्लिसरीन या असली आंसू बहाएं। मुझे घोर आपत्ति है कि IS 277 के सरगना गैंग का नंबर था ये, और जिसके ऊपर 100 से ज्यादा केस थे, और जिसके ऊपर था कि हत्या, जबरन धन वसूलना, जबरन जमीनें कब्जा करना, 50 हत्याएं। राजू पाल विधायक की हत्या भूल गए कि दिन दहाड़े कैंट से लेकर के बिल्कुल दारागंज तक रगेत करके दिन दहाड़े मारा आपने और सैकड़ों गोलियां चलवाई। आप वो दिन भूल गए जब सिपाही की खाल उतार करके जैसे बकरा टांगा जाता है। और उसके बारे में आप समझते हैं, मैं बहुत प्रसन्न होता कि एक आतताई और एक माफिया का अंत हुआ और पटाक्षेप हो गया। लेकिन मैं इस समाज की बलिहारी है, अगर हमें राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि मिल रही है कि अतीक भाई गरीबों के हमदर्द और गरीबों के मसीहा रॉबिन हुड, अगर उनके लिए हमें कुछ नोट बटोरने में मिल रही है तो हम चूकेंगे नहीं। और ये बहुत ही निकृष्ट एक चाल है। उसका आपराधिक इतिहास देख लीजिए, ISI से संबंध उसके करने अगर थे तो IB ने क्या किया? क्या IB के 100% पकड़ ही लेती है? जब उसने खुद थाना शाहगंज इलाहाबाद प्रयागराज में यह इकबालिया बयान किया कि उसके लश्कर तैयबा से संबंध थे, मुझे घोर आपत्ति है जो अतीक और उसके गिरोह को कवर फायर दे रहे हैं। अतीक तो मर गया, तो क्या बाकी गैंग को भी कवर फायर इसी तरीके से बेकरारी के साथ आप उसकी डिफेंस में खड़े होंगे? तो सर फिल्म में तो जिस तरीके से दिखाया है कि नेपाल के रास्ते वो ड्रग्स स्मगलिंग करता था, क्योंकि आपने तो देखा था अतीक अहमद को, क्या सच में ऐसा होता था? बहुत कुछ होता था। आप जरा होमवर्क कर लीजिए। नेपाल में एक राष्ट्रीय बैंक, पाकिस्तान में एक है हबीब बैंक जैसा हमारा स्टेट बैंक है। ये दो लीडिंग बैंक्स ने एक बनाया बैंक नेपाल में जिसको कहते थे हिमालयन बैंक। हिमालयन बैंक पूरे इंडो नेपाल बॉर्डर पे उसकी शाखाएं खुल गई, व्यापार और वाणिज्य के लिए नहीं। जो बहावलपुर में पाकिस्तान के नकली नोट छपते थे उनके आवागमन के लिए उन्होंने ये हिमालयन बैंक बनाया था। क्या बेकरारी थी कि हिमालयन बैंक, और वो भी इंडो नेपाल बॉर्डर पे। तो फेक करेंसी डाई आपके अब्दुल करीम तेलगी ने इंतजाम किया और उनके डाई के माध्यम से नकली नोट बहावलपुर में छपे। छपने के बाद आपके ये जो बैंक्स थे इन्होंने पूरा उसको फैसिलिटेट किया। ड्रग्स का कारोबार भी होता था, मतलब जहां से 4 पैसे बच जाएं उसमें समझ लीजिए कि उन्होंने पूरा इंतजाम अपना कर लिया था। तो सर जिस तरीके से तो दिखाया गया फिल्म में कि क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह, क्या वाकई में ऐसा था? किसी हद तक, क्योंकि जब मैं डीजीपी बना तो उसके दूसरे दिन उनके भाई अशरफ, जिनकी भी हत्या उनके साथ हुई थी, उन्होंने मदरसे में बच्चियों के साथ गैंग रेप किया और मदरसे पे कब्जा करने की कोशिश की। तुरंत उनके ऊपर FIR हुई, NSA और गैंगस्टर का मुकदमा लिखा और उनके जो प्रेमिसेस थी उनको बुलडोजर चल गया। ये 2007 की। जैसे ही इतना हुआ उनको विश्वास नहीं हुआ कि अतीक के खिलाफ भी ये कार्रवाई संभव है। तो उनकी बेगम परवीन, शाइस्ता परवीन, और अपने बेटे असद, जिसका कि बाद में इनकाउंटर हुआ था, बड़ा मासूम था, उसको लेके आए कि आप मेरे बुजुर्ग हैं और मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि मैं बेवा नहीं होना चाहती हूँ। क्या कोई शरीफ आदमी चाहेगा कि आप बेवा हो? लेकिन आप बेवा होंगी या नहीं होंगी इसका फैसला आपके शौहर करेंगे। और मैं एक चीज़ आपसे बता दूं बड़े ही अदब और एहतराम से, अगर आपके शौहर ने मुझे खिदमत का मौका दिया तो वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा उनकी खिदमत होगी, वो याद करेंगे। तो उनको मशवरा आसान और मुफीद मेरा दे दीजिएगा। मैं कुछ ही दिन के लिए हूँ, मैं कहीं ज़्यादा रुकता भी नहीं हूँ, तब तक अपने हाथ पैर सलामत रखें, वरना होशियार को इशारा काफ़ी है। तो सर एक सवाल ये भी है कि अतीक जैसे जो माफिया, उन पर कार्रवाई में इतनी देरी फिर क्यों हुई? आप कैसी बात कर रही हैं?
अतीक तो छोड़ दीजिए, अगर मैं उसके कुत्ते से हाथ मिला रहा हूं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा हवा किस तरफ बह रही है? आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? और विभाग पुलिस का संदेश चलता है सरेआम खुले मंच पे, अगर कुत्ते से हम हाथ मिला रहे हैं तो संदेश ये है, इस तरफ देखने का कष्ट मत कीजिएगा वरना आपकी नौकरी भी बनाएगी। ये वहां की वो कमाऊ पूत थे कि जो कि जब पैसे कमाते थे तो राजनीतिक व्यक्तियों और आकाओं को भी जाता था, और जो भ्रष्ट निकम्मे पुलिस अफसर थे उनको भी जाता था। तो एक और एक मिलकर के 11 नहीं होते थे, 1,11,000 हो जाते थे कि दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में। म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी खुली हुई थी उस जमाने में, इसलिए काम नहीं हुआ। और जब सरकार ने एक दफा कमर कस ली तो हो गया इंतजाम। यानी कि सर आप ये कह रहे हैं कि उस समय पर राजनीतिक प्रेशर इतना ज्यादा था पुलिस के ऊपर कि चाहते हुए भी वो काम नहीं हो पाते। प्रेशर बहुत हल्का शब्द होगा। 4 बार का एमएलए और 1 बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको आप प्रेशर कह रही हैं? वो सरकार है, ही इज द गवर्नमेंट। और आप प्रेशर तो लगता है जो बाहर से लगाता है, जो खुद ही गवर्नमेंट है उसके ऊपर क्या बात होगी। लेकिन अच्छा हुआ कि कार्रवाई हो गई, और कार्रवाई की शुरुआत मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे ही कार्यकाल में शुरू हुई। तो सर ये माफिया नेटवर्क तोड़ने के लिए एक बड़ी क्या चुनौती होती थी आप लोगों के सामने? प्रबल इच्छा शक्ति, राजनीतिक मीटिंग बहुत होती थी। तो सबसे पहला सवाल, आप अगर गंभीर हो कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी तो स्पष्ट कर दीजिए हम गंभीर हैं। अगर केवल यही कि मीटिंग करके चाय समोसा खा करके रुखसत हो जाए और फिर मिनट्स बन जाए तो बात अलग है, खाना पूरी हो जाएगी और हम बहुत चल रहे हैं, बड़ी हिकमत अमली लगा रहे हैं, तो वही कि चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं। लेकिन अगर आप गंभीर हैं तो ऐसा कोई माफिया पैदा नहीं हुआ जो मट्टी में ना मिल जाए। तो सर आपको लगता है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते अपराधी कहीं ना कहीं मजबूत होते हैं? संरक्षण तो बड़ा संरक्षण तो वो होता है जो दो हो, जहां सब एक है। अतीक भाई, मरने के बाद तो तारीफ के पुल और बेकरार जो देखिए कि वहां जाके गरीबों के मसीहा रॉबिन हुड, वो दरअसल हमारे जो थे एक तरीके से उनका कत्ल हुआ। खैर कत्ल के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन वो बाहरी नहीं थे। और जब एक इसको कहते हैं ना कि मरने के बाद तो ये आलम है, तो जब जिंदा होगा तब क्या रहा होगा आप समझ सकती हैं। और मैं जो ये इनकी तारीफ कर रहे हैं मैं जरा पूछूंगा, जरा हमें बता दें, हमारे भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम की कब्र पे कोई गया है? अशफाक उल्लाह खान की कब्र पे कोई गया है? ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र पे कोई गया है? हवलदार परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की कब्र पे कोई नहीं गया होगा, क्योंकि राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा है। और जहां लाभ नहीं तो हमारे राजनीतिक मित्र इस तरीके के दूसरों का समय और अपना समय बर्बाद नहीं करते। जब लाभ नहीं तो वहां जाने से मतलब क्या है? तो सर अतीक के खिलाफ सबसे बड़ा केस क्या था और वो क्यों था? राजू पाल मर्डर केस, दिन दहाड़े मर्डर केस हुआ। इसके अलावा तमाम जो संपत्तियों पर उसने कब्जा किया, जबरन धन वसूलने के काम थे उसके ऊपर बताइए, आप तो इतनी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, कितने केस थे उसके ऊपर? 79 में पहला क्राइम किया, कितने केस थे उसके ऊपर? कुछ गैस है आपको? 100+ केसेस। इसीलिए इंटरस्टेट उसका गैंग में था, इंटरस्टेट 277। क्योंकि एक होते हैं गांव के खिलाड़ी, एक होते हैं जनपद के खिलाड़ी, एक होते हैं प्रदेश लेवल के, एक होते हैं नेशनल लेवल के। वो नेशनल लेवल के खिलाड़ी थे, इसीलिए इंटरस्टेट उनकी नॉमेनक्लेचर था 277। तो सर क्या आप मानते हैं कि क्राइम पॉलिटिक्स नेक्सस जो है वो आज भी मौजूद है? इस सवाल का जवाब मैं आपसे सुनना चाहूंगा। क्या आपको, मैं बहुत खुश होऊंगा अगर इसका उत्तर आप ना में कह दें। एनएन वोरा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, क्राइम पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेटिक मिक्सचर। ये वो ताना बाना था। ये 19-20 तो हो सकता है, टोटल समाप्त होना मुझे नहीं दिखता है कि मेरे जीवन काल में होगा। आज काफी हद तक, बड़ी हद तक इस पे यूपी सरकार ने इस पे अंकुश लिया है, और मैं चाहूंगा इसीलिए कि ये मॉडल पूरे देश में लगाया जाए। इच्छा शक्ति हो जाए तो सब कुछ संभव है। उत्तर प्रदेश में है कि माफिया राज समाप्त हो गया। सर तो जिस तरीके का माफिया राज फिल्मों में बड़ी स्क्रीन पे दिखाया जाता है, क्योंकि आपने तो बहुत सारे ऐसे माफिया देखे, तो क्या वाकई में इसी तरीके की चीजें होती है जो फिल्मों में दिखाई जाती है, रील पे दिखाई जाती है? मूवीज में कुछ अतरंजित और बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, लेकिन मूवीज जो है प्रतिबिंब है, दर्पण है रियल लाइफ के, इसलिए जो दिखाते हैं उसमें कुछ न कुछ नहीं, काफी हद तक सच्चाई होती है। तो सर जो इस तरीके के माफिया पे फिल्में बनती हैं, आपको लगता है कि एक तरीके से उन माफियाओं का, ऐसे अपराधियों का फिल्में में कहीं ग्लोरिफिकेशन हो रहा है?
दोनों बातें, इट कट्स बोथ वेज। ग्लोरिफिकेशन तो हो ही रहा है, दूसरा ये हो रहा है कि आप सावधान रह जाएं। समाज अगर जागरूक नहीं रहेगा तो दोबारा इस तरीके के अवांछनीय तत्व उनका प्रागट्य होगा। सर एक सवाल है कि क्या एनकाउंटर से अपराध सच में कम होता है या फिर सिर्फ एक अस्थायी समाधान है? मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास दो विकल्प हैं। एक अपराधी आ गए, माननीय श्रीमान बड़ी मेहरबानी की आप तशरीफ लाए, बैठे, क्या पेश करूं, चाय या कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? और दूसरा ये है कि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी अपराध है, अब कानून की परिधि में रहते हुए जो हम कर सकते हैं वो हम आपकी सेवा करेंगे भरपूर। आप और आपका परिवार भूल जाएगा क्राइम की स्पेलिंग। आप बताइए कौन सा तरीका आप पसंद करेंगे? मैंने दूसरा तरीका इस्तेमाल किया है, ये फूल प्रूफ है और फेल प्रूफ है। बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। तो जो समाज सुधारक है, जो कहते हैं उनको अवसर मिलना चाहिए, वो इस बिरादरी के थे, उस बिरादरी को, तो उस बिरादरी वालों को अपनी गोद में बैठाएं, फीडिंग बॉटल लगाएं। लेकिन देश और समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, खून पीने वालों को और आईएसआई और एलईटी से संबंध रखने वालों को। सर विक्रम सिंह जी एज अ डीजीपी, उनकी लाइफ में सबसे बड़ा ऐसा कौन सा केस था जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा? कोई चैलेंज नहीं था। अतीक भी आए, मुख्तार भी आए, और दोनों ने यही कहा कि अगर उनकी हत्या होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी मानी जाए। आप तो उनको चैलेंज में था, मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं था। सर और इस तरीके के जो हाई प्रोफाइल माफिया हैं, बड़ी फिल्मों के जरिए उन्हें दिखाया जा रहा है सर, तो ऐसे पिक्चर जो बन रही हैं या ऐसे दिखाया जा रहा है, उसका एक क्या मैसेज है समाज पे, कैसे आप देख रहे हैं? फिल्म बनाने का उद्देश्य परोपकार नहीं है, जी। धनार्जन है। मैंने पिक्चर देखी, नहीं बताया जाता कि इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, 400 करोड़ से ऊपर की इसकी कमाई हो गई है। आप इसको, पिक्चर को मनोरंजन का साधन देखिए। पिक्चरों का प्रभाव पड़ता है युवाओं पे, ये सेंसर बोर्ड का काम है शासन का देखना। कहीं ऐसा न हो कि हमारे युवाओं को ये गलत दिशा में ढकेल दे। मुझे के लिए एक ही परामर्श होगा। सर अब ऐसे आखिरी सवाल है आपका। जी, हाँ, जी। ये आखिरी सवाल है कि ऐसे हाई प्रोफाइल अपराधियों से निपटने में सबसे बड़ा क्या सबक मिलता है? सबक यही मिलता है कि नो नॉनसेंस अप्रोच और जीरो टॉलरेंस। मुझे कोई समस्या नहीं आई। अगर जो शीर्षस्थ अपराधी जिनके लिए 11 जजेस ने ये कह दिया हम इनका मुकदमा नहीं सुनेंगे, डीएम एसपी ये कहते कि मेरी जान को खतरा, मेरा यहाँ से तबादला कर दिया जाए, अगर वो मेरे लिए ये कहते हैं कि मेरी हत्या विक्रम सिंह करा देंगे, नेट पे जाके देख लीजिएगा। अगर आपको अपना काम आता है, आपकी सत्यनिष्ठा है और आपके मन में ये दृढ़ विचार है, या तो तुम रहोगे या मैं रहूँगा। मुझे कोई ज़्यादा जिंदा रहने के लिए कोई इच्छा नहीं है। और वैसे भी शूरवीर को बहुत ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब वो युद्ध में गया नहीं और युद्ध में उसने सामना नहीं किया शत्रु का। इसलिए जब आपने सर पे कफन बांधी ली है, दो दो हाथ करने हैं, तो आपके पीछे दैवी शक्ति आ जाती है और आप मिट्टी में मिला देते हैं। बिल्कुल सर, बस चलते चलते एक सवाल और पूछूंगी आपसे कि मुख्तार की भी बात आपने की, अतीक की बात भी आपने की, और कौन कौन से ऐसे बड़े नाम जो आपके समय में थे और अब जिनका निपटारा हो चुका है, और क्या लगता है कि अभी भी ऐसे लोग हैं या उनके भी निपटारे की जरूरत है और पुलिस को पता है फिर देरी क्यों हो रही है? एक दो हो तो बताएं। आपके अगर नक्सलपंथियों को ले लें, कामेश्वर बैठा, सूरज भान, तमाम लोग इधर भी थे। और अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश जाए तो डीपी यादव यहाँ के थे, बदायूं के, और राजवीर रमाला और लक्कड़पाला, उनकी तो फहरिस्त है। अगर गिनाना शुरू कर दे तो शायद बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन आज के समय में इतना कोई ऐसा नहीं है जो कि सर उठा के ये कह दे, या गाड़ी खड़ी करके विस्की की बोतल रख करके खुलेआम शराब पी हजरतगंज में। वो ज़माने चले गए कि खलील खां फाख्ता उड़ा ले। ठीक, शेष चर्चा समाप्त। अब वेदों का पठन पाठन।